हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 4.1 इसका सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए थे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं जो यहाँ पर 4.1 का पहला प्रश्न है इससे। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो ये पहला प्रश्न है इसमें हमें जाँच करनी है कि जो ये समीकरण हमें दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि जो भी ये समीकरण हमें दिए गए हैं इसमें x की घात 2 वाला पद बचना चाहिए और x की घात 2 से बड़ी कोई घात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मानक रूप मैंने आपको बता दिया था कि भाई द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है एक चर में वो है ax की घात 2 प्लस में bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो वो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, चेक कर लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ, x जमा 1, ठीक है, इस पूरे का वर्ग बराबर यहाँ पे है 2, यहाँ पे x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप बिना सिंप्लीफाई किए भी देख के बता पाओगे, बट शुरुआत में आप क्या करो, पहले पूरा अच्छे से सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो यार a प्लस बी का वर्ग लगेगा। अब आपको यार फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का जो वर्ग होता है किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a का वर्ग जमा में क्या b का वर्ग फिर प्लस में क्या 2ab। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे x का वर्ग यानी x का वर्ग हो गया प्लस जैसे यहाँ पे b का वर्ग, यहाँ पे 1 का वर्ग है 1 को, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2 इंटू में a की जगह x है b की जगह 1 है बराबर 2 गुणा में x कितना हो गया 2x, 2 गुणा में माइनस 3 कितना हो गया माइनस 6। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा x की घात 2, ठीक, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है प्लस 2 गुणा x गुणा 1 2x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x से 2x कट जाएगा है ना, उसको 2x को इधर लाओगे माइनस में 2x माइनस 2x 0। यहाँ पे क्या बच रहा है x की घात 2 माइनस 6 को इधर लाओगे माइनस 6 प्लस 1 यानी 7 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि x की घात 2 वाला पद यहाँ पे मौजूद है, x की घात 2 से बड़ा कोई घात वाला पद यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, हम बोलेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये जो भी दिया था ये द्विघात समीकरण है। ये पहला हिस्सा हो गया। इसी तरह से हर हिस्से में हमें चेक करना है। जैसे अगर मैं बात करूं दूसरे हिस्से की, तो दूसरे हिस्से में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना दिया गया है माइनस 2 और गुणा हो रहा है ये माइनस 2 का माइनस 3 माइनस एक्स से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो यार, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि ये है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट नहीं रहा है और एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई पद नहीं है, बट फिर भी अगर आप देख के ना बता पाओ तो सॉल्व कर लो। माइनस 2 गुणा 3 कितना हो गया माइनस 6, माइनस माइनस प्लस फिर कितना 2 गुणा एक्स यानी 2x। ठीक, तो यहाँ से देखो यार एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये 2x इधर उठा के लाओगे माइनस में आएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x, माइनस 6 इधर लाओगे प्लस 6 बराबर कितना 0। तो यहाँ भी x की घात 2 वाला पद है तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, तीसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, तीसरे हिस्से में देखो LHS में क्या है x माइनस 2 x प्लस 1 और RHX यानी कि दाहिने पक्ष में क्या है x माइनस 1 x प्लस 3 है ना। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से, 2 ब्रैकेट से चिपका के लिखें, इसका मतलब है इनके बीच में यहाँ पे हो रही है गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं, पहले x जाएगा इसके पास, फिर यही x जाएगा इसके पास, फिर इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, इस तरह से हम करते हैं गुणा भाई इनकी। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। x गुणा x कितना हो गया x की घात 2, x गुणा में 1 कितना हो गया x, माइनस 2 गुणा x कितना हुआ माइनस 2x, माइनस 2 गुणा 1 कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 2 गुणा में 1 यानी कि 2। ऐसे यहाँ पे कर लो यार, x गुणा x कितना हो जाएगा x की घात 2,
x गुणा में 3 कितना हो जाएगा 3x, 1 गुणा में x कितना हो जाएगा -x, 1 गुणा में 3 कितना हो जाएगा ±3। ठीक है, बिना सॉल्व किए ही आप बता सकते हो कि यार यहाँ पे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, देखो वो वाला x स्क्वायर धर लाओगे माइनस में कट जाएगा, तो x स्क्वायर वाली टर्म तो बची नहीं रही। ठीक है, तो x स्क्वायर वाला पद तो बच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बिना सॉल्व किए भी आप लिख सकते हो पूरा कि ये नहीं है यार, नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप ये बाकी चीज़ें कर लेना। ठीक है, यहाँ पे a जमा b की घात 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे हिस्से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन सवाल जो है वो यहाँ से चालू होता है। ठीक है, जो दूसरा सवाल है इसका, इसमें बोला गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। टोटल 4 हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो ये पहला हिस्सा है इसकी। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान होता है, ऐसी कोई बात है नहीं। चलो करते हैं इसको। यहाँ पे देखो, पहले सवाल पढ़ना होता है अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ ज्ञात नहीं करना, बस यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण बना के रख देना है। ज्ञात हम कभी और करेंगे, यानी किसी और प्रश्नावली में। यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई बतानी नहीं है, बस इससे जो ये यहाँ पर स्थिति दी गई है, इससे जो द्विघात समीकरण बनेगा वो समीकरण हमें बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले मैं आपको अगर फिगर की मदद से समझाऊं, हालांकि यहाँ पे आकृति बनानी जरूरी नहीं है, फिगर बनाने को नहीं बोला गया है, बट फिर भी अगर मैं बना के समझाऊंगा ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहानी में ये है कि कोई आयताकार भूखंड है, मतलब आयताकार भूमि का खंड यानी भूमि का टुकड़ा है, जहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो अगर समझो कि जो चौड़ाई है, ठीक है, अगर समझो जो चौड़ाई है उसे मैं मान लूँ x मीटर, तो जो लंबाई है ना वो क्या है, वो उस चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितनी है x, तो चौड़ाई का दुगना यानी x का दुगना 2x, उससे 1 अधिक मतलब उसमें 1 और जोड़ दो। फिर से देखो, चौड़ाई कितनी मानी मैंने x मीटर, तो x का डबल कितना यानी दुगना कितना हो गया 2x, उससे 1 ज़्यादा लो, ये लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें बताया गया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, बस ये है, इससे हमें द्विघात समीकरण बनानी है। बहुत आसान है बनाना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, अतः लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगने से 1 अधिक यानी 2x जमा 1 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पे y भी मान सकते हो, लेकिन फिर y का मान x में ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो द्विघात समीकरण यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो एक चर में होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे y नहीं माना है ना, मैंने सीधा ही उसको x में ही माना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना बताया गया है भाई, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। अब यार देखो, आयत जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके आता है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर कितना आना चाहिए 528 वर्ग मीटर। अच्छा, लंबाई कितनी है भाई साहब 2x जमा 1, तो लंबाई की जगह क्या लिख दिया 2x जमा में 1। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, यहाँ लिख दिया x, ब्रैकेट से चिपका के लिखा, मतलब इसके बीच में यहाँ गुणा है। ठीक, बराबर कितना है 528। अब यहाँ देखो x गुणा में 2x, पहले 2x जाएगा x से गुणा हो जाएगा, 2x गुणा x कितना हो गया 2x की घात 2, फिर यहाँ पे 1 जाएगा x के साथ गुणा हो जाएगा, 1 गुणा में x कितना हो गया x। 528 को उधर ले आओ, माइनस में आएगा, तो माइनस में 528 बराबर उधर कितना बचा 0। ठीक है, ये बन गई देखो अपने पास द्विघात समीकरण, जिसमें हमने ये जो स्थिति थी इसको निरूपित किया है। अब यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करने को बोला नहीं गया,
यहाँ पे बस बोला गया है समीकरण बना के छोड़ दो। ठीक है, तो समीकरण बन गई भाई साहब। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला जो प्रश्न है यानी इसका दूसरा हिस्सा, ये भी बहुत आसान है। आसान तो वैसे सारे ही हैं, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारे ही आसान लगेंगे, चाहे वो कठिन हो तब भी। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे अभी फिर से वही, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि भाई अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं और वो क्रमागत हैं तो उनमें क्या रिश्ता होता है। जैसे अगर मैं कोई भी पूर्णांक बोलूँ, मान लो मैंने बोला 5 और मैंने कहा क्रमागत मतलब लगातार आने वाला, इसके लगातार जस्ट बाद कौन आएगा, 6। इसके लगातार बाद यानी जस्ट बाद कौन आएगा, 6। अगर मैं पहले बोलूँ 10 तो इसके बाद कौन आएगा, 11। अगर मैं बोलता हूँ मान लो 7 तो इसके बाद कौन आएगा, 8। अब देखो इसमें क्या रिश्ता है, जो लगातार आने वाले पूर्णांक होते हैं यानी क्रमागत पूर्णांक होते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं उनमें एक का अंतर होगा। जैसे 7 है तो अगर मैं इसी 7 में 1 जोड़ दूं तो मुझे अगला पूर्णांक मिल जाएगा। अगर पहला पूर्णांक 5 है छोटा वाला, तो मैं 5 में 1 जोड़ दूं तो मुझे बड़ा वाला पूर्णांक मिल जाएगा, अगर दोनों क्रमागत हैं तो। ठीक है, अगर पहला 10 है तो 10 में मैं 1 जोड़ूं तो मुझे अगला पूर्णांक मिल जाता है, 10 और 1 11। मतलब अगर क्रमागत पूर्णांक हैं तो छोटे वाले पूर्णांक में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें बड़ा वाला यानी दूसरा जो उसके बाद आ रहा है वो मिल जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। हम कहेंगे अगर छोटा वाला पूर्णांक मैंने x मान लिया तो अगला वाला क्या रहा होगा, उससे 1 ज़्यादा यानी x + 1। ये ठीक वैसे ही है जैसे पहला 5 तो अगला 5 + 1 6, पहला 10 तो अगला 10 + 1 11। तो वैसे हमें पता नहीं है ना पहला कौन सा है, तो हम तो x मानेंगे। मान लिया x तो अगला क्या, x से 1 ज़्यादा यानी x + 1। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना छोटा पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना छोटा धनात्मक पूर्णांक, आप पूरा अच्छे से लिखना, बराबर है x। ठीक है, तो इसके क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार लगातार आने वाला, जस्ट बाद में आने वाला। ठीक है, इसके क्रमागत बड़ा पूर्णांक, ठीक है, आप अगला पूर्णांक भी कह सकते हो, क्या हो जाएगा, x से 1 ज़्यादा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया था, दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक है, यानी कि पहला पूर्णांक x, उससे अगला x से 1 ज़्यादा होगा, दोनों को गुणा किया जाए तो आता है 306। तो x गुणा में x क्या हो गया, x⁻2, x गुणा में 1 क्या हो गया, x। 306 इधर लाओगे माइनस में आएगा, उधर बच जाएगा 0। ये हो गई द्विघात समीकरण। हमें सिर्फ अभी समीकरण को निरूपित करना है, यहीं पे छोड़ देना है। अगला प्रश्न देख लो भाई। ठीक है, ये है इसका अगला प्रश्न। क्या बोला गया यहाँ पे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब जो रोहन की आयु है वर्तमान आयु, उसकी माता की आयु उससे 26 साल ज़्यादा है, लेकिन अभी से वर्तमान से 3 साल बाद अगर हम देखें तो जो भी उनकी आयु होगी दोनों की, उसका जो गुणनफल होगा वो 360 आएगा। हमें, ठीक है, इसको एक द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप धीरज धर के करो, आराम से हो जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ की आयु। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, उससे 26 साल बड़ी हैं, तो x से 26 ज़्यादा होगी उनकी आयु।
ठीक है ना, क्योंकि जो रोहन की माता है वो उससे 26 साल ज़्यादा है, 26 साल बड़ी हैं। तो अगर रोहन x का होगा तो x में 26 जोड़ दो, उसकी माता की उम्र आ जाएगी। ठीक है, अब कहानी में क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पर हम 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु। ठीक है, याद रखना ये वर्तमान आयु की बात नहीं कर रहा मैं, कौन सी आयु की बात कर रहा हूँ, 3 साल पश्चात जो हो जाएगी। देखो रोहन अभी कितने साल का है, x, 3 साल बाद x से 3 और ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि 3 साल और बड़ा हो जाएगा वो। तो अभी x का था वर्तमान में, 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का हो चुका होगा। इसी तरह से उसकी माता x प्लस 26 साल की हैं अभी, तो 3 साल बाद x प्लस 26 में 3 और कर दो, x प्लस 29 वर्ष की हो जाएंगी, है ना। देखो x प्लस 26 था, 3 साल और जोड़ोगे क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं हम, तो x प्लस 26 जमा 3 29। ठीक है, अब देखो प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है। प्रश्न के हिसाब से बोला गया है कि भाई 3 साल बाद वाली जो उम्र है उनका गुणनफल, 3 साल बाद रोहन कितने साल का है, x प्लस 3, उसकी माता कितने साल की हैं, x प्लस 29, दोनों की उम्र का गुणनफल, दोनों ब्रैकेट चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में गुणा हो रही है, गुणनफल कितना आता है 360, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 360। तो यहाँ पे कर लो गुणा यार, x गुणा x कितना, x की घात 2, x गुणा में 29 कितना, 29x, 3 गुणा में x कितना, 3x, 3 गुणा में 29 कितना, 20 या 60, 9 27 यानी 87, बराबर कितना 360। यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितने x होते हैं, 9 3 12 यानी 32x। ये आएगा माइनस में 60 गया, फिर 20 गया, 7 गया, यानी माइनस का 273, बराबर कितना 0। तो ये हो गया देखो भाई, ठीक है, समीकरण निरूपित। अगला हिस्सा देखो इसका, अगला हिस्सा इसमें क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई रेलगाड़ी है जिसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और उसकी चाल समान है, मतलब चाल जो है वो कम ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है इस प्रश्न में। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर ऐसा होता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, असलियत में हमें यहाँ चाल नहीं ज्ञात करनी, हमें इसको निरूपित करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो दूरी जो है जो तय करनी है वो है 480 किलोमीटर, ये हमें बताया गया है। ठीक है, चाल जो है हम मान लेते हैं, मैंने लिखा माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो एक समान चाल है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर तय करती है हर एक घंटे में, x किलोमीटर। ठीक है, अब जो समय लगेगा, ठीक है, उसे मैं बोल रहा हूँ t1। ठीक है, देखो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है, समान चाल की बात कर रहे हैं अभी हम, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय लगेगा t1। ठीक है, इतने घंटे यानी h लिख दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ पहली समीकरण। ठीक है, इतने घंटे। ठीक है, ये हो गई पहली समीकरण, h का मतलब यहाँ r है यानी घंटा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो अब बताओ नई चाल क्या होती। ठीक है, अगर मैं बात करूं नई चाल, तो देखो नई चाल जो है वो कह रहा है 8 कम होती, किससे कम होती, जो पहले थी उससे ही तो,
पहले कितनी थी, पहले थी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ पे हमने मान रखा है। अब इससे भी 8 कम करना है तो 8 माइनस कर दोगे, इतने किलोमीटर प्रति घंटा होती। तो अब बताओ नया समय क्या लगता, नया समय, भाई जाहिर सी बात है अगर चाल बदल गई है लेकिन दूरी वही है, दूरी अभी भी 480 किलोमीटर ही है, और अब ये स्लो हो गई है 8 किलोमीटर कम, तो जाहिर सी बात देर में पहुंचेगी, तो टाइम तो बदलेगा ना। तो नया समय कैसे, फिर से वही दूरी सेम है, ऊपर दूरी आएगा, दूरी है 480 लेकिन चाल बदल गई है भाई साहब, चाल पहले x थी अब x से 8 कम हो गए, इतने घंटे लगेंगे। ये हो गई समीकरण 2। अब कहानी में क्या बोला गया है देखो जरा ध्यान से, कि अगर ये कम चाल से चलता है तो ये 3 घंटे अधिक लेता है, यानी कि ये वाला टाइम 3 घंटा ज़्यादा है पहले वाले टाइम से। फिर से समझ लो, अगर ये स्लो चलेगी तो जाहिर सी बात है देर में पहुंचेगी यार, है ना, जो स्लो चलेगी धीरे चलेगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। आप स्कूल जाओ धीरे धीरे जाओगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मतलब ये वाला टाइम बड़ा है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं प्रश्न के हिसाब से जो T2 है वो T1 से 3 घंटा अधिक है, यानी कि अगर बाद वाला जो टाइम है नया वाला टाइम, उसमें मैं पुराना वाला टाइम घटा दूँ तो 3 घंटा बचना चाहिए, जितना भी टाइम वहाँ लगा है उससे 3 घंटा यहाँ ज़्यादा लगा है, तो यानी कि यहाँ पे 3 घंटा ज़्यादा है तो उसमें से पहले वाला घटाएंगे तो वही 3 घंटा बच जाएगा, सीधा सा लॉजिक है। रख दो यार वैल्यू T2 का मान कितना है देखो, ये रहा 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस T1 कितना है यार, ये रहा 480 डिवाइड बाई x, तो यहाँ से आ गया 480 डिवाइड बाई x बराबर कितना है 3 है, ख़त्म बात। चलो अब इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब भाई एलसीएम, तो यहाँ से x गुणा में 480 यानी 480x, ये जाएगा गुणा में x गुणा में माइनस का 480 यानी कि माइनस 480x। अब जब गुणा करोगे ध्यान रखना माइनस 8 जाएगा माइनस 480 के पास, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को इससे गुणा करोगे 8 गुणा 0 0, 8 गुणा 8 64 का 4 हासिल गया 6, 8 चौक 32 और 6 38। बहुत बार हम माइनस माइनस प्लस लिखना भूल जाते हैं इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा नीचे आपस में गुणा हो जाएगा x गुणा x की घात 2, x गुणा में 8x माइनस का। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, 480x माइनस 480x शून्य हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3840 बराबर, जो भी नीचे है इधर गुणा में चला जाएगा, इधर गुणा में जाएगा तो x स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8x इंटू 3 8 3 24 यानी माइनस का 24x, ठीक है, 0 बचाओ इधर, सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, कितना है 3x की घात 2 माइनस 24x, ये जाएगा माइनस में माइनस 3840, सबको 3 से भाग दे दो यार, इधर भी 3 से भाग दे दो क्योंकि 3 से सब कुछ कट रहा है, सबको मैंने क्या किया 3 से भाग दे दिया भाई साहब, ठीक है, 0/3 0 ही रहेगा, 3 से 3 कट गया, x की घात 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 0, ठीक है, ये बचा। थोड़ा और अच्छे से लिखना, इसको लेफ्ट में लिख दो और शून्य को कहाँ लिख दो राइट में लिख दो यार, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।